आज सभी माननीय सांसद जिन्होंने बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से अपने विचार इस सभा में प्रस्तुत किए, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। My colleague Aparajita ji quoted famously Nelson Mandela. And to quote Mr. Mandela again, one should say that he had once opined that the safety and security, children or society for that matter, just does not happen. They are a result of collective consensus and public investment. And today, sir, this House was witness to consensus politically on a piece of legislation that seeks to better protect our children. And for that consensus, I would like to extend my grateful thanks to every member who spoke. But as I quoted Nelson Mandela, I speak of public investment. प्रणीत कौर जी ने अपने उद्बोधन में इस चिंता को व्यक्त किया कि क्या बजटरी एलोकेशन बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से और नरेंद्र मोदी सरकार का जो संकल्प है, उस संकल्प को धरातल पर फलीभूत करने के लिए क्या पर्याप्त है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रणीत जी को अवगत कराना चाहती हूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की दृष्टि से अगर बजटरी वित्तीय आवंटन में उल्लेख करूं तो साल 2009-10 में 60 करोड़ था पूरे देश के लिए, साल 2011-12 में 270 करोड़ था, साल 2013-14 में 300 करोड़ था और मोदी सरकार में साल 2020-21 में 1500 करोड़ है। So insofar as budgetary allocation goes, through you, sir, I would like to affirm, पुनर्स्थापित करना चाहूंगी मोदी सरकार के संकल्प को कि कोई भी प्रदेश की सरकार बाल संरक्षण की दृष्टि से जो भी सहयोग और सहायता अपेक्षित करती है, हम प्रतिबद्ध हैं हर प्रदेश की सरकार को वो सहयोग, वो सहायता देने के लिए। एक प्रिजम्पशन है सर, जो आज संदेह है, जो कई माननीय सांसदों ने व्यक्त किया। संदेह ये कि जिला प्रशासन में डीएम के पास पहले ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य है, लेकिन चुनौतियां निश्चित रूप से हैं। That they are overloaded and hence protection of children cannot become the priority of any DM. I, as humbly as I can, disagree with it and invoke statements made by Supriya Sule ji, who represented the state of Maharashtra and the conversation she had with DMs in her state, who are more than happy to share this burden. However, I must here highlight, sir, वर्तमान परिस्थिति में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये जिम्मेदारी है कि वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के काम को रिव्यू करे। वर्तमान परिस्थिति में ऑलरेडी जिला मैजिस्ट्रेट के पास ये दायित्व है कि जेजेबी का भी काम जो है उसको वो रिव्यू करे। आज का जो अमेंडमेंट है वो रिव्यूइंग की पद्धति से आगे बढ़कर प्रशासनिक सिनर्जी पर जोर देने का काम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम बंद हो जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम बंद हो जाएगा और सारा काम का भार डीएम पर आने वाला है, ऐसा नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट becomes not only the reviewing, the supervising, but also the synergizing officer for all needs of protection of children. And why was the need felt for it? जैसे कि मैंने कहा महोदय कि ऑलरेडी सीसीआई के या सीडब्ल्यूसी के रिव्यू के संदर्भ में प्रावधान है। दिक्कत कहाँ आती है?
जब एक एनालिसिस हुआ अडॉप्शन प्रोसेसेस का, उस एनालिसिस में ये पाया गया कि जो होम स्टडी रिपोर्ट बनती है, जिसमें एक सोशल वर्कर जाकर कौन सा परिवार बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, उस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला हो, उसका स्टिपुलेटेड टाइमलाइन है 30 दिन। वर्तमान में 78 दिन लिए जाते हैं सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने में। अगर एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को 0 to 2 years तक के बच्चे को सिर्फ क्लियर करना है अडॉप्शन के लिए, स्टिपुलेटेड टाइम है इस काम को पूरा करने के लिए 60 दिन का, लेकिन वर्तमान में वो लेते हैं 150 दिन। और अगर 2 साल के बच्चे से ऊपर के बच्चे का क्लियरेंस करना हो, पेपर वर्क करना हो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास स्टिपुलेटेड टाइम है क्लियरेंस के लिए 120 दिन का, और सर वो 265 दिन लेते हैं। जो बच्चे सरेंडर होते हैं सिस्टम में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास स्टिपुलेटेड टाइम है कि उसको 60 दिन में पेपर वर्क आप पूर्ण करें, लेकिन वर्तमान में वो 130 दिन लेते हैं। अडॉप्शन की फाइलिंग के लिए जो पेपर वर्क है उसका टाइम है स्टिपुलेटेड 10 दिन, लगभग 60 दिन लिया जाता है। और अडॉप्शन ऑर्डर को रिसीव करने का स्टिपुलेटेड डेट का टाइम है 60 दिन, और 107 दिन से ज़्यादा वो समय लिया जाता है। इसलिए जब संगम लाल जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, शायद गुप्ता जी जब बोल रहे थे प्रतापगढ़ के केस के बारे में कि बार बार, और कई सांसदों ने आज चर्चा की कि हम कोशिश करते हैं तो भी समय लगता है। जैसे कि दानिश साहब ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन पे तवज्जो दें, ध्यान दें, जड़ यहाँ है। एक बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट में ये आ जाए, that they are now hereby legally ordained to not only review but to ensure implementation, तब स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस को मीट करने में सहयोग होगा। एक सांसद ने आज पूछा कि किस प्रकार से आप रिव्यू कर रहे हैं, किस प्रकार से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। मैं सबसे पहले एक बार फिर आभार व्यक्त करती हूँ प्रणीत जी का, जिन्होंने 4th कैटेगरी ऑफ क्राइम्स के संदर्भ में अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा that the insurance by this house should also be to mitigate social evils. And how do you mitigate social evils? गीता विश्वनाथ जी, उन्होंने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया कि there is a need to ensure psychological support, and many honorable members have spoken about the need. कानून में ये व्यवस्था, ये अपेक्षा है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट या मेंटल हेल्थ सपोर्ट दी जाएगी अथवा इवैल्यूएशन में मदद की जाएगी, लेकिन कभी भी सुदृढ़ व्यवस्था को लाने में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की दृष्टि से काम नहीं हो पाया। ये गैप एक रहा, और इसीलिए आज महोदय अपने आप में मेरे लिए हर्ष का विषय है कि जब ये सदन इस विषय पर चर्चा कर रहा है, देश भर से NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के साथ साथ स्टेट कमीशंस देश की राजधानी में आज ही इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने निमहांस के साथ समन्वय किया, संवाद नाम का एक सेल स्थापित किया निमहांस में। जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था साल 2020 में, विशेषतः हमने निमहांस से यह आग्रह किया कि आप देश भर में जितनी संस्थाएं और संस्थाओं में काम करने वाले लोग बच्चों से संबंधित हैं, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की दृष्टि से उन सभी संस्थाओं में ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं करवाएं। मुझे आपके माध्यम से सदन को अवगत कराने में इस बात का संतोष है कि लॉकडाउन के बावजूद भी निमहांस ने इस काम को त्वरित रूप से किया और गत 6 महीने में देश भर में 28 राज्यों में
मेंटल हेल्थ की दृष्टि से निमहैंस ने भारत सरकार के साथ सहयोग से काम किया। गीता जी का एक सुझाव था कि क्या हम देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट को आंगनवाड़ी स्तर तक लेके जा सकें। Through you, sir, I would like to tell the honorable member, I accept your suggestion and will ensure that not only do we work in collaboration with NIMHANS and all Anganwadis, but I would like to inform you that we have already engaged with the Ministry of Panchayati Raj to ensure that across all panchayats, NIMHANS engages with all public representatives and all stakeholders for mental health and well-being of our children. Additionally, sir, जसबीर जी हैं सदन में, इन्होंने भी उल्लेख किया था कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य है कि हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के साथ निमहैंस के साथ समन्वय करके मेंटल हेल्थ और वेलबींग के संदर्भ में इंटरवेंशन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हम करें। ये भी विचारणीय है हमारे यहाँ पर। निमहैंस के साथ प्रथम श्रृंखला में इसकी चर्चा हमारी पूर्ण हो चुकी है। हमने विशेषता एस्पिरेशनल जिलों में और जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, लैंग्वेज की भी चुनौती है। हाल ही में एक विशेष मीटिंग की जिला के अधिकारियों के साथ, न सिर्फ एस्पिरेशनल जिलों की बल्कि वो ज़िले जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम्स हैं, उनको भी आमंत्रित किया। उस परिचर्चा में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड BPRND के हमारे अफसरान थे, नालसा के हमारे अफसरान थे और निमहैंस के हमारे अफसरान थे। BPRND, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस को कैसे सेंसिटाइज करे, पुलिस की कैसे ट्रेनिंग करे, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी, इस पर हमने काम शुरू किया है। नालसा के साथ समन्वय में विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड की जब हम बात करते हैं तो न सिर्फ महिलाओं की बल्कि पॉक्सो में भी विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड को कैसे लागू किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। और नालसा से और हमारे सारे स्टेट और नेशनल कमीशन से हमारी चर्चा हो चुकी है कि आप हमको जिलावार वकीलों का नाम और नंबर दे दें जो हम प्रेषित कर सके सार्वजनिक, कि अगर आपको लीगल एड की ज़रूरत है तो आप किसको संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी हमने नालसा के साथ भी शेयर की। लेकिन आज अपराजिता जी ने एक अलग अंदाज में बिल को प्रस्तुत किया कि क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तो रखा है, डिसक्वालिफिकेशन का भी क्राइटेरिया रखा है। और वो क्राइटेरिया क्या है? देश की आज़ादी के बाद पहली बार ये संसद लेजिस्लेट कर रहा है कि अगर आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक होगा, ताकि अगर आपने चाइल्ड अब्यूज़ किया है, मानवीय राइट्स का उल्लंघन किया है, तो आपको काम करने की आज़ादी नहीं मिलेगी। पॉक्सो के रूल्स में हमने ऑलरेडी नोटिफाई किया है सरकार में कि जहाँ जहाँ बच्चे हैं वहाँ मतलब शैक्षिक संस्थान भी, वहाँ काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड आपको चेक अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल डेटाबेस बनाया है सेक्स ऑफेंडर्स का। हमारा बार बार आग्रह रहा है कि आप अगर अपने ज़िले में किसी को भी काम पर रख रहे हैं, कृपया पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि अगर उसका डेटाबेस में कहीं उल्लेख है, अगर कहीं पेंडिंग केसेस हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, अब्यूज़ के, ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट्स या विमेंस राइट्स के अब्यूज़ के, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर ना रखा जाए। मेरा सभी माननीय सांसदों से आग्रह है कि आप भी न सिर्फ दिशा की मीटिंग में बल्कि अपने ज़िले में जब स्टेक होल्डर्स से चर्चा करें तो इस सरकारी और लेजिस्लेटिव प्रावधान का निश्चित रूप से उल्लेख करें। जैसे कि दानिश साहब ने कहा कि हम विशेष सबको लिख कर दें, मैं वो सुझाव भी स्वीकार करती हूँ। मैं प्रत्येक सांसद ही नहीं बल्कि प्रत्येक सरपंच, प्रत्येक विधायक को लिख कर देने को तैयार हूँ कि आप कृपया पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित कराएं, न सिर्फ शैक्षिक संस्थानों में बल्कि साथ ही चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में विशेषतः। आज अपने उद्बोधन में अरविंद सावंत जी ने उल्लेख किया इम्पैक्ट ऑफ मीडिया
and technology on children. और किस प्रकार से periodicity of visit needs to be maintained. महोदय, कहना उचित होगा कि जब हम प्रदेश की सरकारों से चर्चा कर रहे थे तो प्रदेश की सरकारों ने कहा किस एनजीओ ने कहाँ घर खोला, कब वो घर खुलकर कितने बच्चे वहां रहे, बाद में कोई घटना घटी तो जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन को पता चलता। इस बार हमने ये मैंडेट किया है कि अगर आपको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन खोलना है तो सबसे पहले कम से कम आपके बैकग्राउंड की चेकिंग तो हो जाए। अरविंद जी ने सिंधुताई का उल्लेख किया। सिर्फ संस्थान की स्थापना में बैकग्राउंड चेक क्राइम की दृष्टि से निश्चित रूप से होगा। एफसीआरए के जितने भी रेगुलेशंस पास हुए हैं, उन रेगुलेशंस का, उन कानूनों का उल्लंघन ना हो, इसको भी जिला प्रशासन सुनिश्चित करके प्रदेश प्रशासन को बताएगी, फिर ऐसे संस्थान स्थापित हो। क्योंकि ये भी एक सत्य कड़वा स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ संस्थाएं, जैसे कि आज मैंने प्रयागराज का उल्लेख किया, बच्चे को इंस्टीट्यूशन में मात्र इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बच्चे के नाम से डोनेशन आ रही है। कोविड में हमने देखा, बार बार कानून का यह मानना है कि बच्चे को रिहैबिलिटेट करो, जरूरी नहीं है किसी घर पे बांध के रख दो। रिहैबिलिटेशन में बहुत कम लोगों की रुचि रही, लेकिन जैसे ही कोरोना की महामारी आई, एनसीपीसीआर के सामने आंकड़ा आया कि कई राज्यों में 1,40,000 बच्चे अचानक घर वापस भेज दिए गए, जबकि राज्य सरकार के पास आंकड़ा कितने बच्चे घर पर हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में से 70,000 के आसपास का था। तो आप सोचिए, राज्य सरकार सारे मिलकर केंद्र सरकार को बताते हैं कि संस्थाओं में लगभग 70-75,000 बच्चे हैं, लेकिन अचानक कोविड की महामारी में 1,40,000 बच्चे घर लौटते हैं। इसीलिए अनिवार्य है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जब ये जिम्मेदारी पूर्णतः सुपरविजन की दृष्टि से आएगी तो रिपोर्टिंग भी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, एक और उदाहरण देती हूँ महोदय, ट्रैक द चाइल्ड पोर्टल है एक, मिसिंग चिल्ड्रन उसमें इंगित करने की दरकार है कानूनी, लेकिन सभी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज और जेजे बोर्ड्स नहीं करते। 40,000 से ज्यादा बच्चे उस पोर्टल पर मिसिंग बताए जाते हैं, लेकिन आज भी कई बच्चे हैं जो रजिस्टर नहीं होते हैं। पहली बार आज जो कानून का आप समर्थन कर रहे हैं उसके माध्यम से सेक्शन 32(2) में अगर जिले में कोई भी बच्चा डिस्ट्रेस में हो, अबैंडन्ड हो, ऑर्फन्ड हो, बॉन्डेड लेबर का विक्टिम हो, उसकी जानकारी एक स्पेसिफाइड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में देना अनिवार्य करने वाले हैं हम लोग। पहली बार एक जिले में बच्चा अगर मृत पाया गया, बच्चा अगर भाग गया, बच्चा अगर मिसिंग है, ये जानकारी पहली बार एक छत के नीचे एक जिले में, एक राज्य में प्राप्त हो पाएगी। इस प्रावधान का आज आप लोगों ने समर्थन किया है, जिसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अरविंद जी ने जैसा उल्लेख किया कि जरूरत है कि मीडिया के ऊपर अगर कोई ऐसा संशय पैदा करने वाला बच्चे से रिलेटेड प्रोग्रामिंग है तो उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। आईएनबी की एक कमेटी है जिसमें एनसीपीसीआर एक मेंबर है। एनसीपीसीआर ने खुद आईएनबी को गाइडलाइंस दी कि बच्चे अगर टीवी शोज में काम करते हैं तो उसके किस गाइडलाइन के अंतर्गत वो काम कर सकते हैं, अथवा कोई अगर सेल्फ रेगुलेशन की बात करता है तो बीसीसी करके इंडस्ट्री का ही एक ग्रुप है जिसमें एनसीपीसीआर और एनसीडब्ल्यू मेंबर है। लेकिन अरविंद जी ने कहा कि क्यों हम क्वालिफिकेशन रख रहे हैं सीडब्ल्यूसी में। अब सीडब्ल्यूसी, संगीता आजाद जी यहाँ नहीं है, उन्होंने कहा कि हमको एमपीज को मेंबर बना दो। वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, उसमें एमपी मेंबर नहीं हो सकता। लेकिन सीडब्ल्यूसी क्योंकि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं तो इसीलिए क्वालिफिकेशन को इंगित करना बहुत जरूरी है। लेकिन
जब अरविंद जी ने उल्लेख किया कि मीडिया के साथ साथ ऑनलाइन, इसी हाउस ने पॉक्सो और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर एक बहुत कड़ा कानून पारित किया था। मैं आपको बताना चाहूंगी महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उस पैसेज के बाद अब तक हमारे पास जो जानकारी है, लगभग 160 लोगों को देश भर में अरेस्ट किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, और चार्जशीट भी किया है कम से कम 119 केसेस में। लेकिन आज सुप्रिया जी ने कहा कि हाउ कैन वी एज एमपीज और सिटीजन्स कोलैबोरेट एंड हेल्प बेटर द सिस्टम। मुझे लगता है महोदय कि अब जब हम बात करते हैं कि एक जिला मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत ये सारे काम होने हैं, तो निश्चित रूप से दिशा की मीटिंग में एमपीज इस विषय को उठा सकते हैं कि किस प्रकार से जिला प्रशासन, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम हो, चाहे जेजे बोर्ड का काम हो, जिला मैजिस्ट्रेट की जो जिम्मेदारी है उस संदर्भ में निश्चित रूप से आप दिशा में पूछ भी सकते हैं। आप अपनी स्टेट कमीशंस के साथ, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की कमीशंस हैं, उनके साथ आग्रह करके अगर अपने ज़िले में इंस्पेक्शन कराना चाहे चाइल्ड होम्स का, वो भी आप करवाएं, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। और अगर ऐसी कोई भी कुनीति आपके ध्यान में आती है जो आपको लगता है त्वरित रूप से उसका समाधान नहीं मिल रहा, मैं मंत्रालय, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, निश्चित रूप से आपकी जितनी भी केसेस हैं या फिर जितनी भी आपकी चिंताएं हैं उसके संदर्भ में जिला और प्रदेश के साथ समन्वय करेंगे। सुप्रिया जी ने उल्लेख किया अडॉप्शन और फॉस्टरिंग के एक विशेष केस के बारे में। मैं बताना चाहूँगी महोदय आपके माध्यम से सदन को कि मेरी प्रस्तुतिकरण में जब मैंने एक रिपोर्ट का एनसीपीसीआर के ऑडिट का उल्लेख किया, उसमें एक बात का उल्लेख मैंने नहीं किया था। यह अपेक्षित है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का जो डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी है उसके साथ समन्वय, ताकि अगर बच्चा सिस्टम में आता है तो बच्चा फॉस्टर केयर में जा सके, या कोई परिवार वहीं पर अगर उनको स्पॉन्सर करना चाहे, समर्थन करना चाहे तो करे। दिक्कत यह है कि महोदय मात्र 1/3 CCIs का ही लिंकेज था। मतलब आज जो हम लेजिस्लेशन पारित करेंगे महोदय, उसके अंतर्गत अब जिला के मैजिस्ट्रेट के पास पूर्णतः लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने का पूरा मौका होगा। और मैं सुप्रिया जी को बताना चाहूँगी कि सेक्शन 44 जो है एक्ट का, उसके अंतर्गत फॉस्टर केयर की जो गाइडलाइंस हैं, हम प्रदेश की सरकारों के साथ चर्चा करके अगर उसमें कोई सुधार लाना है, उसको फिर से स्थापित करना है नए तरीके से, वो भी हम प्रयास करेंगे ताकि आपने जो चिंता व्यक्त की उसका समाधान हो सके। मलूक नागर जी ने आज उल्लेख किया कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि लोग बच्चे अडॉप्ट कर सकें, लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहूँगी उनकी अनुपस्थिति में रिकॉर्ड के लिए कि सेक्शन 68 में कारा जो है वो मैंडेटेड है रेगुलेशंस अडॉप्शन की प्रतिस्थापित करने के लिए। मैं श्रीनिवास रेड्डी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, who spoke about the need to ensure that privacy of children is maintained and that there is no discrimination in how the government applies solutions to children. लेकिन हसनैन साहब ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले हालात बहुत ही उम्दा थे बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है। मैं दोबारा विनम्रता से कहना चाहूँगी, I don't know, sir, how could children be happy when JJ Act was not applicable there? I don't know how children could have been happy when there was no legal option for adoption. I don't know how children would have been happy when Child Marriage Act was not applicable. I don't know how children were happy
when the full force of the POCSO Act could not have been applicable in Jammu Kashmir while 370 was very much in existence. Today, in fact, I am proud that this House will pass a legislation that will be applicable in Jammu Kashmir and for the children of Ladakh. In fact, sir, it is after धारा 370 हटने के बाद NCPCR वहाँ पर एक डेडिकेटेड सेल बच्चों के लिए कमीशन के लिए स्थापित कर पाई। धारा 370 के हटने के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 14 मंत्रालयों के साथ वहाँ समन्वय कर पाई बच्चों के संरक्षण के लिए। और धारा 370 हटने के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ओरिएंटेशन वर्कशॉप कर पाई सभी वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के लिए। और मैं कहना चाहूँगी धारा 370 जब थी तब कोई भी मैंडेटरी मैकेनिज्म मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल ही नहीं था। तो एनसीपीसीआर ने जम्मू कश्मीर में विशेष बच्चों के लिए जो अपना योगदान दिया, आज हाउस की अनुमति से एनसीपीसीआर को मैं उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हसनैन साहब ने ये भी कहा कि पैसे कम मिलते हैं। अब सीडब्ल्यूसी के मेंबर को प्रति सिटिंग के लिए, प्रति मीटिंग के लिए 1500 रुपये दिए जाते हैं और एक महीने में 20 मीटिंग्स अपेक्षित है। ये थोड़ा मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जसबीर सिंह जी ने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया कि एसर्टेन अकाउंटेबिलिटी, कि जिन लोगों ने होम्स में बच्चों को टॉयलेट की, पानी की सुविधा से वंचित रखा, उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित कीजिए। और जसबीर जी, आज आपने जिस लेजिस्लेशन का समर्थन किया है, दैट इज टू एसर्टेन अकाउंटेबिलिटी सो दैट दोज who break the law will be taken to task by the law। और इसी संदर्भ में हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि नहीं, उनको सुना नहीं रहे हूँ, उनके समर्थन में कुछ बोल रहे हैं कि उनके जिले में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के डायरेक्शन को मानने से मना कर दिया। तो मैं सप्रेम भेंट आपके ज़िले में भेज देती हूँ। ये रूल्स की कॉपी है जिसमें पेज 25, 30 सब सेक्शन 16 आपके ज़िले में भेज देती हूँ, आपको दे देती हूँ, आप दे दीजिएगा कि इन केस ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ अब्यूज ऑफ अ चाइल्ड इन एनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन द कमिटी शैल कंडक्ट एन इंक्वायरी and give directions to the police or the child protection unit or labor department or childline services as the case may be। कानून में प्रावधान है, लेकिन आज जो आप लेजिस्लेशन पारित कर रहे हैं उसके अंतर्गत अब इस प्रकार की अगर चुनौतियां हैं तो सुपीरियर ऑफिसर के अभाव में अगर कोई सुनता नहीं है डायरेक्शन को, तो डीएम को इस प्रकार से और सशक्त करने की वजह से मुझे लगता है कि ये कठिनाइयाँ जो जूनियर ऑफिसर्स को फेस करनी पड़ रही हैं, उस कठिनाई को कहीं ना कहीं समाधान में बदलने में हम लोग सक्षम होंगे। हसनैन साहब ने कहा कि वाई नॉट स्ट्रेंथन द DCPUs। The issue is, sir, only 7 states have said that they will put a permanent officer in the position of DCPU। The challenge is that when it comes to a DCPU, as Hanuman Beniwal ji has spoken about the challenge in his district, there are many a district where senior officers do not want to listen to a contractual employee. And that is why it is incumbent upon us to ensure that we strengthen the administrative structure to ensure that protection of children becomes priority administratively। मोहंती साहब ने इस बात को और इस चिंता को व्यक्त किया कि पेरेंटल एलिएनेशन के विषय में
काम करें, कोर्ट में हस्तक्षेप करें। अब फैमिली कोर्ट में तो इस विषय के संदर्भ में लॉ प्रतिस्थापित है, लेकिन एक मीडिएशन सेल विशेषतः नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बनाया है, ताकि इस प्रकार की चुनौतियां अगर कहीं आती हैं तो उन चुनौतियों का भी समाधान कमीशन के माध्यम से हो। सर, एक चिंता लोगों ने व्यक्त की कि जुडिशरी के रोल के संदर्भ में कि जुडिशरी का रोल नहीं है, ये उचित स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप अपील करना चाहते हैं तो वो सिर्फ डिविजनल कमिश्नर तक सीमित नहीं है। कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर एनी सिटीजन इन दिस कंट्री टू गो अपील। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन that this amendment imposes upon any citizen. However, as Rita Bahuguna Joshi ji had also highlighted, that the government of India, sir, had in conjunction with the offices of the Chief Justice of India, made attempts to ensure that the judiciary is well sensitized about the delays in the adoption processes. तो ऐसा नहीं है कि हमने इस प्रकार का हमारी ओर से कोई प्रयास नहीं किया। I must also state here, क्योंकि अनुभव मोहंती जी ने थोड़ा clarification माना था, there is absolutely no change in processes when it comes to heinous crimes. Absolutely no change. Only a fourth category of offences, and Praneeth ji had also spoken about it, find mention in the amendment as per the direction and the suggestions of the Honorable Supreme Court. सर, मैं आभार व्यक्त करती हूँ वीरेंद्र कुमार जी का, जिन्होंने उल्लेख किया उन चाइल्ड केयर संस्थानों का जिन्होंने अच्छा काम किया। ये भी ज़रूरी है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनकी भी कहीं ना कहीं उनको भी आभार व्यक्त किया जाए। आज अपने वक्तव्य को, क्योंकि अरविंद भाई ने बोल दिया बस, इतना कहना चाहूँगी। हमने, दानिश जी ने भी कहा, वेयर इज़ द एम्फेसिस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। हमने इम्प्लीमेंटेशन पर एम्फेसिस दिया, इसीलिए अगस्त से लेकर अब तक 436 नॉन रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हमने बंद करवाए प्रदेश सरकारों के माध्यम से, और आज 7,275 इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हैं। हमने इंसिस्ट किया कि ना सिर्फ हमारे देश में हम लोग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन न्याय कैसे मिले बच्चे को, उसके लिए भी हम अपनी ओर से जद्दोजहद करें। निर्भया फंड के अंतर्गत देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए सर, जिसके अंतर्गत 330 एक्सक्लूसिवली बच्चों के पॉक्सो रिलेटेड केसेस से संबंधित हैं, स्थापित हुए 25 राज्यों में, जिन्होंने लगभग 40,000 केसेस को अब तक डिस्पोज किया है। जनवरी तक का ये आंकड़ा है सर। जैसा कि मैंने कहा, आज का हमारा ये इंटरवेंशन, ये अमेंडमेंट, इट इज़ टू इंश्योर दैट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिकम्स प्रायोरिटी, and for prioritizing children, the August House and its esteemed members have my gratitude. As Vivekanand ji said, do you think you can even teach a child? You cannot. The child teaches himself. Your duty is to afford opportunities to remove obstacles. And today, this House has fulfilled its duty in removing obstacles. And for that, on behalf of the children of India, thank you. Thank you. The question is,